नमस्कार, अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 का पाठ कर चले हम फिदा के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। इस गीत के रचनाकार कैफी आजमी हैं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा सा इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। कर चले हम फिदा शीर्षक गीत जो है वो प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने चीन आक्रमण की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत को के लिए इसे लिखा था। यह फिल्म हिमालय क्षेत्र में लड़े गए भारत चीन युद्ध का वर्णन करती है। युद्ध के समय जो है सैनिक जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं वो सैनिक जो है या अपने कुछ कथन अपने कुछ भाव व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध के समय जो है मरते मरते भी हम अपना सिर कटवा कर भी हम देश के मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मरते दम तक भी हमारा बागपन जो है हमारी बहादुरी जो है वो कम नहीं हुई है। और वो कहते हैं कि लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए तो बहुत सारे मौके हैं, लेकिन कुर्बानी का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो भाग्यशाली हैं, जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उन्हें ये मुश्किल से मौका मिलता है। तो जीवन की सार्थकता किस में है? इसमें है कि हम अपना बलिदान देश की रक्षा के लिए करें, यानी सदा देश की रक्षा के लिए हम तत्पर रहें। सैनिकों के अनुसार जो है ये जो हमारी धरती जो है वो कैसी है, दुल्हन की तरह है, और सैनिक जो है इसके लिए जो है अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी ये सिलसिला कम नहीं होना चाहिए। अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो हमारे आने के बाद जाने के बाद जो दूसरे और युवा हैं वो भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे, यानी वो भी जो है देश के लिए जो है सर पर अपना कफन बांध ले और देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे, और सीमाओं की रक्षा करके ही हम अपने देश को बचा सकते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आता है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? यानी क्या ये गीत जो है किसी ऐतिहासिक किसी घटना पर आधारित है? तो जी हाँ, यह गीत जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। कब की घटना है ये? 1962 की है। 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था, और कहाँ से किया था? तिब्बत की ओर से किया था। उस समय जो थे जो भारत के अनेक वीर सैनिक जो थे वो सीमा पर खड़े थे, युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करते-करते अपने प्राणों को त्याग रहे थे, लेकिन ऐसे में भारत के मान-सम्मान की वो रक्षा कर रहे थे। तो इस युद्ध की एक पृष्ठभूमि ये भी है कि इस पर जो है फ़िल्म भी बनाई गई थी हकीकत, और ये फ़िल्म बनाने वाले थे चेतन आनंद जी। तो उन्होंने इस फ़िल्म का निर्माण किया और इस फ़िल्म में भारत-चीन का जो युद्ध था, उसकी हकीकत को यथार्थ रूप से उन्होंने दर्शाया था। तो गीत जो है ये कैफ़ी आज़मी ने इसी फ़िल्म के लिए ही लिखा था। तो इस प्रकार ये जो गीत जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रश्न 2 आता है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? सर का सर यानी मस्तक, माथा। हमारे भारत का मस्तक कौन-सा है? हमारे शीर्ष में भारत के नक्शे में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको हिमालय दिखाई देगा। हिमालय ऐसा लगता है जैसे भारत माता का मस्तक हो, माथा हो, टी और इसको गौरवान्वित करना है, इसको सजाना है, कैसे करना है। तो कवि कहते हैं कि इस पंक्ति में जो हिमालय जो है भारत के मान-सम्मान का, गौरव का प्रतीक है। भारत सैनिकों ने अपना सिर भले ही कटवा दिया हो, लेकिन उन्होंने देश के मान-सम्मान को कभी भी झुकने नहीं दिया था। 1962 का जो युद्ध हुआ था, भारत-चीन का युद्ध, वो हिमालय की उन बर्फीली, ऊबड़-खाबड़ और वीरान चोटियों पर लड़ा गया था। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, यानी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी। बहुत बर्फीली हवा थी, मार्ग अच्छा नहीं था, बर्फीला था और जो था ऊबड़-खाबड़ का था, चोटियाँ भी सुनसान। सहायता उनके पास पूरी पहुँच नहीं पा रही थी, ना ही उनके पास उन समय सुविधाएँ थी। तो अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने असाधारण साहस और अदम्य शौर्य का परिचय दिया था। हिमालय भारत का ताज है, और कहाँ स्थित है ये? भारत के उत्तर में स्थित फैला हुआ है। तो ये संदेश देता है कि हम अपना चाहे सिर चाहे कटवा लेंगे, लेकिन अपने सिर को, अपने देश के जो मान-सम्मान है हिमालय को, उसको कभी भी झुकने नहीं देंगे। यानी सदा हम देश की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। प्रश्न 3 आता है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि कवि जो है वो सैनिकों ने के अपने मातृभूमि के प्रति गहरे लगाव को दर्शाना चाहता है। अब जिस प्रकार दुल्हन को पाने का लक्ष्य वर्ग के पास होता है, और उसी प्रकार सैनिक के पास क्या है लक्ष्य? अपने देश की रक्षा करना। तो हर परिस्थिति में भारत भूमि की रक्षा करना, उसे बनाए रखने के लिए सैनिक दृढ़ संकल्पित है। जैसे दुल्हन जो है वो लाल जोड़े में सजती है, वैसे बलिदानियों ने क्या किया? अपने रक्त से इस धरती रूपी दुल्हन को लाल रंग से सुशोभित कर दिया। कवि ने सैनिक और धरती के बीच का संबंध कैसा दिखाया? जैसे प्रेमी और प्रेमिका का संबंध होता है, बिल्कुल पवित्र और भावनात्मक संबंध है। तो सैनिकों के लिए यह धरती जो है दुल्हन के समान प्रिय और पूजनीय है। प्रश्न 4 आता है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रहते हैं?
यानी गीतों को कोई भी बात हो उसको याद करना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? गीत में क्या होता है? गीत की भावना की गहराई, सच्चाई और मार्मिकता होती है। उसमें गैता यानी गाया जा सकता है, लयबद्धता होती है, यानी एक लय रहती है, राइमिंग वर्ड्स रहते हैं उसमें। तो गीतों को जो है जल्दी से याद किया जा सकता है। हृदय तक पहुँचने की शक्ति ये रखते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण गीत जो है अमर हो जाते हैं और जीवन भर याद रहते हैं। गीत की लय, शब्द क्रम है, संगीतात्मकता है, उसे ऐसा रूप प्रदान करती है कि वो सहजे हमारी जुबान पर चढ़ जाता है। तो गीत में भावों का स्वाभाविक उच्चृंखलन होता है, जो मन की गहराइयों को छूता है। अब किसी भी प्रश्न को अगर हम याद करने बैठते हैं, प्रश्न याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब वो कोई अनुच्छेद कुछ याद करना हो तो कठिन हो जाता है, लेकिन अगर कोई गीत याद करना पड़ जाए, तो आप कितनी जल्दी गीत को याद कर लेते हैं। आप देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे भी कैसे जो है, चाहे उनको भी बोलना सीखना नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, लेकिन सुन-सुन के भी वो जो है कितनी अच्छी अंग्रेज़ी, हिंदी की राइम्स याद कर लेते हैं। जैसे हाथी राजा बहुत भले या चंदा मामा दूर के। क्योंकि उसमें मधुरता होती है, लय होता है, ताल होता है, शब्दों का ऐसा क्रम रहता है कि जल्दी कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारा ये गीत है, कर चले हम फिदा, इसमें बलिदान की भावना है और हर भारतीय के मन में गहराई से बसी हुई है। तो ये उसे अमर बना देती है। इस प्रकार गीत में ऐसी खास ये बातें रहती हैं, जो गीत हमें जीवन भर याद रहते हैं। प्रश्न 5 आता है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब वतन तुम्हारे साथियों। अब कविता में जगह-जगह जो है वहाँ साथियों शब्द का प्रयोग किया है। तो कौन है साथी? किसके लिए प्रयोग किया गया? तो कवि ने जो है इसमें जो है साथियों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? सैनिकों के लिए तो किया ही, साथ ही साथ उसने देशवासियों के लिए भी किया है। भारत की सेना के जो वीर हैं सैनिक अपना बलिदान देने के समय देश के जो अन्य साथी हैं और जो आने वाली आगामी पीढ़ियां हैं उनके हवाले देश को सौंप के जा रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं कि हम सब भारतवासियों के लिए एक संदेश देकर जा रहे हैं। और ये संदेश क्या उन्होंने दिया कि सैनिक हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं। उनका मानना है कि वो देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बलिदान के पथ पर जा रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ये रास्ता सूना नहीं होना चाहिए, ये रास्ता वीरान नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो यहाँ से जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं, तो आने वाले और लोग भी जो हैं, वो इस पथ पर अग्रसर रहें, लगातार गतिशील रहें, वो भी अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहें। तो आने वाली पीढ़ियाँ भी देश के मान-सम्मान की रक्षा के लिए सदैव जो है अपने देश के अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि सैनिक को मानना है कि अब हमारी जगह जो है आप देश क्या करेंगे? देश की रक्षा करेंगे। अब सारे तो लोग जो है देश की सीमा पे खड़े होकर अपना बलिदान नहीं दे सकते। जो देश के भीतर रह रहे हैं लोग, वो भी बहुत सारे दायित्व निभा सकते हैं, अपने देश के मान-सम्मान के लिए। क्या-क्या कर सकते हैं वो? देश को स्वच्छ रख सकते हैं, शांति बनाए रख सकते हैं, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से मुक्त रख सकते हैं, आपस में सहयोग बनाकर रख सकते हैं और परिवार के जो सैनिक चले गए, उनके परिवार की देखभाल का ज़िम्मा भी वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार संबोधन जो है उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए किया, कर्तव्य और ज़िम्मेदारी को और एकता का प्रेरणा देने का ये संदेश देता है। प्रश्न 6 आता है, कवि ने इस कविता में किस काफ़िले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? कवि ने यह कहा है ना कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफ़िले। तो ये कौन से काफ़िले हैं? काफ़िले का मतलब होता है यात्रियों का समूह जो समूह बनाकर चलते हैं, आगे गतिशील रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो कौन-सा काफ़िला है? कवि ने यह बताया कि देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वालों के काफ़िला आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि ये तो सैनिक जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं संसार से, लेकिन उनके जाने के बाद जो दूसरे और लोग हैं, वो भी देश की सेवा के लिए सदा तत्पर हैं, कुर्बानियों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। देश की रक्षा करने वाले वीरों की पंक्ति हमेशा बनी रहनी चाहिए। काफ़िला हालाँकि सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, अनगिनत लोग मिलकर जो है इस एक किसी महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है देश का बलिदान देने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो कवि ने काफ़िले शब्द का प्रयोग एक गहन भावना के साथ किया है। जैसे किसी वीर की मृत्यु के बाद उसकी अंतिम यात्रा निकलती है, तो यात्रा काफ़िले के रूप में निकलती है। वैसे ही सैनिक अपनी शहादत के बाद जो है, कहते हैं कि हम मानो आने वाली पीढ़ियों को संदेश देते हैं कि यदि हमारी टोली शहीदों की विदा हो रही है, जा रही है, तो अन्य सैनिक भी जो है इस राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। देश की रक्षा की जो ये यात्रा है, ये रुकनी नहीं चाहिए। प्रश्न 7 आता है कि इस गीत में सर पर कफन बाँधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बाँधने का मतलब क्या हुआ? मरने मिटने के लिए तैयार हो जाना। तो इस गीत में जो है सर पर कफन बाँधने का तात्पर्य ये है कि हमें देश पर मर मिटने के लिए पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। कफन बाँधना किसका प्रतीक है? मृत्यु को स्वीकार करने का। यानी जीवन की परवाह किए बिना देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना।
तो गीत में ये संदेश दिया गया कि मौत का भय होने के बावजूद भी हम मौत का भय होने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? सहर्ष मृत्यु को गले लगाना चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। अब जब सैनिक युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो क्या करते हैं? वो देश के मान-सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये दृढ़ निश्चय, निस्वार्थ समर्पण, ये इस कविता का, इस पंक्ति का मूल भाव है। प्रश्न 8, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है मूल भाव, केंद्रीय संदेश। यह कवि जो है अपनी कविता में मुख्य रूप से किस बात पर बल देना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है, उस बात को संक्षेप में बताना प्रतिपाद्य कहलाता है। तो इस कविता में किस बात पर कहा गया है? इस कविता में प्रगाढ़ देशभक्ति की भावना प्रतिपादित की गई है। प्रगाढ़ मतलब बहुत गहरा, देश के प्रति अटूट लगाव की भावना को व्यक्त किया गया। इसे पढ़कर जो है हमारे मन में अपने देश के वीर सैनिकों के प्रति गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारे सैनिक जो अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे देते हैं। मरते दम तक वो देश के, राष्ट्र के प्राण की रक्षा करते हुए लगे रहते हैं और अंत में अपनी इस धरोहर को जो है अपने सैनिकों और आने वाली पीढ़ी को सौंप कर चले जाते हैं। तो हमारे देश की धरती अत्यंत पवित्र है, इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। इस मातृभूमि की सुरक्षा में अनेकों सैनिकों ने अपना रक्त बहाया है और ऐसे में हमारे देश का जो मस्तक है, हिमालय है, इसका मान-सम्मान उन्होंने बचाया है, इसे कभी झुकने नहीं दिया है। तो अब जो है वो सैनिक जो है वो आगामी आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो क्या करें? कि उनके शहीद होने के बाद भी वे डटकर लड़ते रहें, सीमा की चौकसी करते रहें। तो उनका संदेश क्या है कि हमने अंतिम क्षण तक देश की रक्षा की है, अब इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। तो देश पर जान न्यौछावर करने का जो अवसर है, जीने के बहुत कम आते हैं, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, हमारे बाद भी ये क्रम लगातार बना रहना चाहिए, यानी तुम भी जो है इसी राह पर आगे बढ़ते चले जाना। अब आते हैं इसके भाव स्पष्ट करना। ये पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति आती है, साँस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब ये कौन-सा प्रसंग आ रहा था? किस वजह से ऐसी बात हुई थी कि साँस क्यों थम रही थी? नब्ज़ क्यों जमते जा रही थी? वास्तव में जो ये युद्ध हुआ था हिमालय का पर्वतों पर था, जहाँ से जो उन्होंने चीन ने आक्रमण किया था तिब्बत की ओर से, उस समय जिस ये आक्रमण किया था, उस समय बड़ा बर्फीला मौसम था। तो ऐसे में सैनिकों के लिए जो चलना-फिरना, काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उनकी साँसें रुक के नब्ज़ यहाँ तक जमती जा रही थी, यानी मृत्यु के बिल्कुल वो निकट पहुँच गए थे। लेकिन तो भी उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ने से रोका नहीं था। यानी चाहे मृत्यु के वो कगार पर पहुँच गए थे सैनिक, निकट पहुँच चुके थे। साँसें उनकी थम रही थी, नब्ज़ उनकी जम रही थी, लेकिन फिर भी जो थे उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया था, उस पर वो रुके नहीं थे। तो यहाँ बात वो क्या कहते हैं कि इन पंक्तियों का भाव ये है कि हमारे सैनिक जो है मौत की परवाह किए बिना अंतिम सांस तक जो है देश की रक्षा के लिए सचेत रहे, गतिशील रहते हैं। तो किसी भी बाधा के कारण उनके बढ़ते कदम रुकते नहीं हैं। बाधा कौन-सी थी यहाँ पर? पता है ना, बर्फीली हवाएँ थी, मौसम अनुकूल नहीं था, सुविधाएँ नहीं थी, सब कुछ। तो मौत भी उनके अपने काम को रोक नहीं पाती है। तो ये पंक्तियाँ किस बात को बताती हैं? वीरता को, त्याग को और देशभक्ति के अद्भुत उदाहरण को प्रस्तुत करती है। अब आता है प्रश्न जो 2 है भाव स्पष्ट का। खींच दो अपने खूह की जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए ना रावण कोई। खूह यानी खून, रक्त जिसको बोलते हैं। लकीर खींचने का मतलब सुरक्षा का कोई घेरा बनाना। जैसे लक्ष्मण ने लकीर खींची थी ताकि कोई भी जो सीता मैया को के पास ना पहुँच पाए। रावण से बचाने के लिए, हालाँकि उनका प्रयास तो था, लक्ष्मण ने रेखा खींची थी। अब यहाँ पे प्रसंग ये आता है कि देश की रक्षा के लिए हमें अपना खून बहाना पड़ता है। हमने क्या लकीर खींच दी है, खींच दो लकीर अपने खून से, अपने रक्त से अपना खून बहाकर तुम ज़मीन पर एक सुरक्षा का ऐसा घेरा बना दो, ताकि कोई भी शत्रु जो है सीमा पर घुसने का दुस्साहस ना कर पाए। तो सैनिक क्या करते हैं? अपना रक्त बहाकर लकीर खींचते हैं। उनकी वीरता, बलिदान की एक दीवार बन जाती है और ये दीवार ऐसी है जो किसी दुश्मन को, रावण रूपी को दुश्मन जो है, जो मातृभूमि पर आने का साहस नहीं कर सकता। तो देश की रक्षा बातों से हो नहीं सकती, कब संभव हो सकती है? शक्ति से ही। तो ये पंक्तियाँ किस बात को बताती हैं? त्याग को, देश रक्षा को और अदम्य साहस की प्रकाष्ठा को दर्शाती हैं। अब आता है तीसरा भाव स्पष्ट में, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हीं लक्ष्मण साथी हो। इसमें क्या कह रहे हैं कि उसने जो सैनिकों को किससे तुलना की है? सैनिकों की तुलना राम और लक्ष्मण से की है। अब राम और लक्ष्मण ने क्या किया था? सीता मैया की रक्षा की थी, है ना? उनके मान-सम्मान को बचाने का प्रयास किया था। तो उन्होंने तुलना की है उनकी सैनिकों की किससे? राम और सीता से। तो हमारे देश की जो धरती है,
वो कैसी सीता के दामन के समान अत्यंत पवित्र है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कोई भी शत्रु इसकी पवित्रता को नष्ट करने में सफल ना हो। हम सभी को मिलकर जो है राम और लक्ष्मण की भूमिका का निर्वाह करना है और देश की शुचिता को यानी पवित्रता को बचाए रखना है। सैनिक जो है मातृभूमि की रक्षा अपनी निष्ठा से करते हैं। जैसे राम ने सीता की रक्षा की और जैसे लक्ष्मण ने सीता लक्ष्मण ने क्या किया था, सीमा रेखा खींचकर उसकी सुरक्षा निश्चित की थी। तो देश की रक्षा का जो ये दिव्य कर्तव्य है वो सैनिकों को देवतुल्य बना देता है। तो आशा है आपको ये पाठ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी प्रश्न में आपको कोई असुविधा होती है, कठिनाई होती है, कोई पंक्ति आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।